नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये 50 क्वेश्चंस एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी सेलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा ये आपके इतिहास की प्रिपरेशन एवं प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपना पहला क्वेश्चन कि निम्न में से किस हड़प्पा युगीन स्थल से 3 युद्ध रथ, 3 शाही ताबूत, धनुष समाधिस्थ योद्धाओं की कब्र एवं शब्दावटी मिली है, जिन्हें पुरातत्वविद महाभारत युगीन बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट मिलेंगे कि जो आने की पूरी संभावना रखते हैं एग्जाम्स में। और ये जो प्रश्न हैं ये आपके लिए एसईटी एग्ज़ाम, राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स हुए, नेट की एग्ज़ाम्स हुई, टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम हुई, यूपीएससी की एग्ज़ाम्स हुई, एसएससी की एग्ज़ाम्स हुई, यानी काफ़ी जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स होती हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा हड़प्पा युगीन स्थल है, यानी हड़प्पा काल का कौन सा स्थल है जहाँ से 3 युद्ध रथ मिले हैं, 3 शाही ताबूत मिले हैं और योद्धाओं की समाधि मिली है, यानी कब्र में योद्धाओं की समाधि मिली है और उनके साथ में क्या है, धनुष हैं। क्या है, धनुष के साथ योद्धाओं की समाधि मिली है और शवों को जलाने की भट्टी मिली है। तो ऐसा कौन सा स्थल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। और पुरातत्वविद इसको किस काल का बता रहे हैं, इस स्थान को महाभारत युग का बता रहे हैं। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सनौली। ठीक है, सनौली नामक पुरा स्थल से ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। और जो सनौली नामक स्थान है ये यमुना नदी के किनारे है। कहाँ पर है, यमुना नदी के किनारे है। मैंने जैसे आपको बता दिया है पिछली वीडियोज में कि जितने भी पुरा स्थल होते थे वो ज़्यादातर नदियों के किनारे ही हैं। और सनौली कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में है ये। उत्तर प्रदेश में ये जिला है बागपत जिला। ठीक है, तो बागपत जिले, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में यमुना नदी के किनारे सनौली पुरास्थल अवस्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके उत्खनन की, तो इसका जो उत्खनन है वो डीवी वर्मा ने किया था। किसने किया था, डीवी शर्मा ने इसका उत्खनन किया था। ये बात आपको याद रखनी है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के, इन सभी को आप याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने चित्रित धूसर मृद भांडों की पहचान महाभारत युग से की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रित धूसर मृद भांडों को बोला जाता है पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर इंग्लिश में बोला जाता है PGW। ठीक है, PGW जो मृदभांड हैं इनकी पहचान किसने, यानी ऐसा कौन सा विद्वान है जो चित्रित धूसर मृदभांडों को महाभारत युग के बताता है। किस युग के बताता है, महाभारत युग के बताता है। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बीवी लाल। बीवी लाल की फुल फॉर्म यानी ब्रजवासी लाल। तो एक विद्वान हुए ब्रजवासी लाल, और ब्रजवासी लाल क्या है, चित्रित धूसर मृद भांड यानी पेंटेड ग्रे वेयर्स को महाभारत युग का बताता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस पुस्तक की रचना कश्मीर नरेश अनंत वर्मन की रानी सूर्यवती के मनोरंजन के लिए की गई थी। तो एक पुस्तक है, कश्मीर के राजा हैं अनंत वर्मन और अनंत वर्मन की रानी है सूर्यवती, और इनके मनोरंजन के लिए एक पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक का नाम क्या है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कथा सरित सागर। यानी कथा सरित सागर नामक पुस्तक कश्मीर के राजा अनंत वर्मन की पत्नी रानी सूर्यवती के मनोरंजन के लिए लिखी गई थी। और इस पुस्तक में, यानी कथा सरित सागर नामक पुस्तक में 11वीं सदी के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इस कारण इसे 11वीं सदी के सामाजिक जीवन का क्या कहा जाता है, विश्वकोश कहा जाता है। 11वीं सदी के सामाजिक जीवन का विश्वकोश किसे कहा जाता है, कथा सरित सागर को कहा जाता है। और इसके अगर राइटर की बात करें तो इसके राइटर हैं सोमदेव। कौन है, सोमदेव ने ये ग्रंथ लिखा था। ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भुजबल भीमा नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना निम्न में से किसने की थी। तो भुजबल भीमा एक ग्रंथ है, भीमा इसका नाम है। और ये भुजबल भीमा जो ग्रंथ है ये क्या ज्योतिष ग्रंथ है।
ठीक है, ये भी याद रखना है कि ज्योतिष ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? एक ज्योतिष ग्रंथ है और इसकी रचना की थी भोज परमार ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी भोज परमार के द्वारा भुजबल भीमा नामक ग्रंथ लिखा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य में सनातन निषाद जाति, यानी जो निषाद जाति को एक सनातन जाति माना जाता है, यानी आर्यों के काल की से ही, यानी हम कह सकते हैं सनातन काल की एक जाति माना जाता है निषाद जाति को। और ये भारत के कौन से आदिम जाति वर्ग से आती है? ठीक है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो निषाद जाति है इसको भारत की जो आदिम वर्ग की, भारत में 4 आदिम वर्ग माने गए हैं। कितने? 4 आदिम जाति वर्ग माने गए हैं, जिनमें नार्डिक, मंगोलियन, भूमध्य सागरीय और प्रोटो एस्ट्रोलॉयड। ठीक है, तो जो निषाद जाति है ये प्रोटो एस्ट्रोलॉयड प्रजाति में आती है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर से कांसे की मूर्ति मिली थी, नर्तकी की मूर्ति, जिसको डांसिंग गर्ल भी कहा गया है। और अभी हाल ही फिलहाल में वो चर्चा में रही थी। तो ये जो डांसिंग गर्ल थी इसको भी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड प्रजाति की माना गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चीनियों ने भारत को प्राचीन काल में क्या कहकर पुकारा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो चीनी लोग थे भारत को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चीनी लोग प्राचीन काल में भारत को चिंतु या इंतु के नाम से पुकारते थे, यानी भारत का उल्लेख चिंतु या इंतु के नाम से करते थे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनको भारत का हेनरिक सलीमेन कहा जा सकता है? ठीक है, तो भारत का हेनरिक सलीमेन कहा जाता है बीबी लाल को, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्रजवासी लाल को भारत का हेनरिक सलीमेन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि किस पुस्तक को समुद्री व्यापार की गाइड के नाम से जाना जाता है? तो समुद्री व्यापार की गाइड के नाम से किस पुस्तक को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। पेरिप्लस ऑफ एरीथ्रियन सी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गई है, ये है एरीथ्रियन और सी। ठीक है, पीछे यहाँ पे ये शब्द है इसकी जगह पे आपको लिखना है एरीथ्रियन सी। तो पेरिप्लस ऑफ एरीथ्रियन सी नामक पुस्तक को क्या कहा जाता है? समुद्री व्यापार की गाइड कहा जाता है। और इस पुस्तक में सिंध आक्रमण की, यानी मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आक्रमण की पूरी जानकारी मिलती है। इसके अलावा इस पुस्तक में भारत के 24 बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इस पुस्तक का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया गया है। अगर बात करें इसके राइटर की, तो इसका राइटर अज्ञात है। इसके राइटर के बारे में किसी को जानकारी नहीं है कि यह पुस्तक किसने लिखी है। और इस पुस्तक का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया, यानी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था विल्फ्रेड हार्वे स्काफ के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? विल्फ्रेड हार्वे स्काफ के द्वारा इस पुस्तक का क्या किया गया है? इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है, विल्फ्रेड हार्वे स्काफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना कि किस ब्राह्मण को आरण्यक व उपनिषद दोनों कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको आरण्यक भी कहा जाता है और उपनिषद भी कहा जाता है? तो याद रखना है बृहद आरण्यक को। ठीक है, तो बृहद आरण्यक क्या है? एक आरण्यक भी है और बृहद आरण्यक एक उपनिषद भी है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ था? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इतिहास शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो अथर्ववेद नामक वेद में हुआ था, यानी अथर्ववेद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि भारत में कहाँ पर भोजपत्र, यानी भारत की ये क्या है? बहुप्रचलित लेखन सामग्री है भोजपत्र, और इस भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा गया है कई बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगवेरपुर में पाया गया है। श्रृंगवेरपुर कहाँ पर है? तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, गंगा नदी के किनारे है। और कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? प्रयागराज जिले में ये श्रृंगवेरपुर नामक स्थान अवस्थित है। और इस स्थान पर क्या है कि भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस गणितज्ञ ने सुलू सूत्र की रचना की थी जिसमें गणित की मूल संकल्पना की चर्चा की गई है?
तो देखिए शूल सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। किससे संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित है। इसमें यज्ञ वेदियों के नाप का उल्लेख मिलता है, उनके नाप का कितने नाप की यज्ञ वेदियाँ होनी चाहिए, उनकी नाप तोल का पूरा वर्णन मिलता है, पूरी गणितीय संकल्पना की चर्चा मिलती है। और इस शूल सूत्र की रचना की थी बौधायन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्राचीन उपलब्ध जीवनी या जीवन चरित्र कौन सा है? तो जीवनी का मतलब आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। तो भारत की सबसे प्राचीन ऑटोबायोग्राफी यानी किसको माना जाता है? ऑटोबायोग्राफी किसको माना जाता है? आत्मकथा यानी जीवनी किसको माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हर्षचरित को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हर्षचरित सम्राट हर्षवर्धन की क्या है? आत्मकथा है। वर्धन वंश के शासक थे हर्षवर्धन, उनकी आत्मकथा है। और इसको लिखने वाले विद्वान है बाणभट्ट। किसने लिखी? हर्षचरित नामक जो जीवनी है ये हर्षवर्धन की जीवनी है और इसको बाणभट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत पुराण एवं भगवत गीता का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल-बरूनी। अल-बरूनी क्या है कि संस्कृत भाषा को इसने सीखा और सीखने के बाद में इसने पुराणों का अध्ययन किया, भगवत गीता का अध्ययन किया। अल-बरूनी महमूद गजनवी का दरबारी विद्वान था। किसका विद्वान था? महमूद गजनवी का दरबारी विद्वान था। ये बात आप याद रखनी है। और अल-बरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक को लिखा था, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भट्टी प्रोलू अभिलेख किस धातु से निर्मित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भट्टी प्रोलू अभिलेख किस धातु से निर्मित है? तो इसका सही आंसर है चांदी से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भट्टी प्रोलू अभिलेख चांदी से बनाया गया है, ठीक है, लिखा गया है, चांदी के पात्र पर लिखा गया है। और ये भट्टी प्रोलू जो अभिलेख है ये कहाँ पर लिखा गया है? भट्टी प्रोलू स्तूप में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? भट्टी प्रोलू स्तूप में मिलता है। और ये भट्टी प्रोलू स्तूप है ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में है। आंध्र प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? बापटला जिले में अवस्थित है। पहले ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आता था, अब किस जिले में अवस्थित है? बापटला जिले में अवस्थित है। ये चीज़ भी याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था कौन सा है? इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रखना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य एक ऐसा स्थान है यहाँ पर एक बार 60,000 मुनियों के द्वारा संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। और ये सेम नैमिषारण्य है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है ये स्थान? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1121 ईस्वी का एक अभिलेख एक आयुर्विज्ञान संस्था का उल्लेख करता है। यानी 1121 में एक अभिलेख लिखा गया और यह अभिलेख किसका उल्लेख करता है? एक आयुर्विज्ञान संस्था का उल्लेख करता है। और इस संस्था में क्या होता था कि चरक संहिता और वाग्भट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी। और वह आयुर्विज्ञान संस्था कहाँ स्थित थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तिरुवदीतुरु, ठीक है, तिरुवाड़ुतुरई इस स्थान का नाम है, तिरुवाड़ुतुरई। और ये स्थान तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। तिरुवाड़ुतुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस पुस्तक में बौद्धों एवं कापालिकों का उपहास किया गया है तथा इसी पुस्तक से तत्कालीन पुलिस तथा न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है। तो वह पुस्तक कौन सी है? तो इस पुस्तक का नाम है मत विलास प्रहसन, ठीक है। और ये पुस्तक पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? एक पल्लव वंश के शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा और ये पुस्तक लिखी गई थी मत विलास प्रहसन, ठीक है। और मत विलास प्रहसन में क्या है कि बौद्धों और कापालिकों का उपहास किया गया है, उनकी हंसी मजाक बनाई गई है। इसके अलावा उस समय के यानी पल्लव काल के पुलिस तथा न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मैत्रेय बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर सर्वप्रथम क्या मिलता है? मैत्रेय बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध का अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों ने भारत में सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है किसके काल में, चालुक्यों के काल में। तो इसका सही आंसर है मतवालिन, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक चीनी यात्री है और ये चालुक्यों के काल में भारत और चीन के संबंधों को क्या देता है, विवरण देता है, वर्णन करता है, मतवालिन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के सिक्कों पर चक्र के साथ कृष्ण एवं हल मूसल लिए खड़गधारी बलराम की आकृति का अंकन है। यानी ऐसा कौन सा शासक है जिसके सिक्कों के एक तरफ तो चक्र लिए भगवान कृष्ण की मूर्ति है और दूसरी ओर किसकी मूर्ति है कि खड़ग लिए हथमूसल और खड़ग, यानी एक हाथ में हल मूसल यानी हल कह सकते हैं हम, खेतों को जोतने वाला हल ले रखा है और एक हाथ में खड़ग यानी तलवार ले रखी है और ऐसा लिए कौन, बलराम की मूर्ति है। तो ऐसे सिक्के जारी करने वाला जो शासक था उसका नाम था, ऑप्शन नंबर बी में आता है, अगाथोक्लीज। अगाथोक्लीज के सिक्कों पर भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम की आकृति का अंकन मिला है। अगाथोक्लीज बैक्टीरिया यानी मध्य एशिया में बैक्टीरिया का शासक था। कहाँ का शासक था ये, बैक्टीरिया का शासक था, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम वृक्ष वलय तिथि प्रणाली किसने विकसित की थी। तो देखिए सबसे पहले वृक्ष वलय तिथि प्रणाली को विकसित किया था ऑप्शन नंबर बी ए.ई. डगलस ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस शासक ने अपने सिक्कों पर देवव्रत की उपाधि धारण की थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोंडोफोर्नीज ने। ठीक है, गोंडोफोर्नीज ने सबसे पहले अपने सिक्कों पर देवव्रत की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और गोंडोफोर्नीज पहलव वंश का शासक था। किस वंश का शासक था ये, पहलव वंश का शासक था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जेम्स प्रिंसेप को भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक कहा जाता है। और जेम्स प्रिंसेप ने ही, एक बात याद रखनी है आपको, कि सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किसके अभिलेखों को पढ़ा था, सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, जेम्स प्रिंसेप ही था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि किस वंश का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सातवाहन वंश का जो पूरा इतिहास है वो अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तमिल संस्कृत भाषा के द्विभाषीय अभिलेख का प्रयोग किन शासकों के द्वारा किया गया था, किन शासकों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि तमिल, यानी एक भाषा हो गई तमिल और एक भाषा हो गई संस्कृत, तो इन दोनों भाषाओं के मेल, दोनों भाषाओं को मिक्स करके द्विभाषीय अभिलेख लिखे गए हैं। दो भाषाओं में अभिलेख लिखे गए हैं। हम कह सकते हैं कि एक साइड में तमिल से और एक साइड में संस्कृत, उसी का ट्रांसलेशन संस्कृत में करके लिखा गया है। तो ये द्विभाषीय अभिलेख हो गए, यानी तमिल और संस्कृत भाषा के अभिलेख। और ऐसे अभिलेख किन शासकों के द्वारा लिखने प्रारंभ किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है पल्लव वंश, यानी पल्लव वंश के शासकों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पल्लव शासकों के द्वारा द्विभाषीय तमिल और संस्कृत के अभिलेख लिखवाए गए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तमिल अभिलेखों को खोजने एवं पढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ई हुल्स, यानी ई हुल्स पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने तमिल अभिलेखों को खोजा और पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम हमें किस अभिलेख से यह जानकारी मिलती कि युद्धों में जहाज़ों का प्रयोग होता था। तो युद्धों में जहाज़ों का प्रयोग होता था, ऐसी जानकारी सबसे पहले हमें किस अभिलेख में मिलती है। तो ये जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख में। किसमें, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में है। कहाँ पे, भुवनेश्वर के पास में है। भुवनेश्वर के पास एक हाथी गुम्फा नामक स्थान है। और भुवनेश्वर कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि भुवनेश्वर के पास हाथी गुम्फा नामक स्थान पर यह अभिलेख लिखा गया है। और इस अभिलेख को चेदी वंश के शासक ने लिखवाया था। किस वंश के शासक ने, चेदी वंश के शासक थे खारवेल। ठीक है, चेदी वंश के शासक खारवेल के द्वारा यह अभिलेख लिखवाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान किए जाने का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है।
तो देखिए ब्राह्मण एवं बौद्धों को भूमि दान देने की जो परंपरा है वो सबसे पहले सातवाहन वंश के शासकों ने प्रारंभ की थी। हम कह सकते हैं कि सातवाहन वंश के शासकों ने सबसे पहले ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान देना शुरू किया था इतिहास में सबसे पहले। ठीक है, इसके अलावा शीशे के सिक्के भी सबसे पहले किसने चलाए थे? सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए थे। तो इन्हीं सातवाहन वंश के शासकों में एक शासक हुए थे सतकर्णी प्रथम। कौन हुए थे? सतकर्णी प्रथम हुए थे। और सतकर्णी प्रथम की रानी थी नागनिका। कौन थी? नागनिका नामक एक रानी थी। और नागनिका नामक रानी ने एक अभिलेख लिखवाया था और उस अभिलेख में उन्होंने भूमि दान देने का विवरण दिया है। उस अभिलेख का नाम था नानाघाट अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम अभिलेख जिसे प्रचार अभिलेख भी कहा जाता है कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख को भारत का एक प्रचार अभिलेख भी कहा जाता है, यानी प्रचार करने वाला अभिलेख भी कहा जाता है। इस अभिलेख को कुमार गुप्त प्रथम ने लिखवाया था। किसने लिखाया था? गुप्त वंश के शासक हुए थे कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने इस मंदसौर अभिलेख को लिखवाया था। मंदसौर कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किसे भारत का टैसीटस कहा जाता है? तो देखिए भारत का टैसीटस किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एल्फिंस्टन को, यानी एल्फिंस्टन को क्या कहा जाता है? भारत का टैसीटस कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि ह्वेनसांग का भारत में समुद्री डाकुओं ने कहां से अपहरण कर लिया था? यानी चीनी यात्री ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और लगभग 13 से 14 साल ये भारत में रहे थे, इनको गंगा नदी के तट पर डाकुओं के द्वारा इनका किडनैप कर लिया गया था, इनको अपहरण कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने अपने विवरण में भारत में कुल कितनी नदियां बताई हैं? ठीक है, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर यानी मैसिडोनिया का क्या था? एक राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर मैसिडोनिया के शासक थे और हम कह सकते हैं सिकंदर महान के सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, और उनका एक राजदूत था मेगास्थनीज जो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में भारत आया था और चंद्रगुप्त के दरबार में ये रहा था। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। क्या है? इंडिका नामक इसने पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में इसने भारत में कुल टोटल 58 नदियों का उल्लेख किया है। कितनी नदियों का? 58 नदियों का उल्लेख किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गणित पर उपलब्ध सबसे प्राचीनतम पांडुलिपि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गणित पर उपलब्ध है, यानी गणित पर लिखी गई पहली सबसे प्राचीनतम पांडुलिपि कौन सी है भारत के अंतर्गत? तो इसका सही आंसर है बकशाली पांडुलिपि। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये देखिए बकशाली नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा कट करके इसको लिख लें, ये वकशाली है। क्या है? वकशाली पांडुलिपि है, वकशाली पांडुलिपि। ठीक है, तो इस बकशाली पांडुलिपि में गणित, ये बकशाली जो पांडुलिपि है ये गणित पर उपलब्ध सबसे प्राचीन पांडुलिपि है। ठीक है, और ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो याद रखना है ये बकशाली पांडुलिपि 1881 ईस्वी में पेशावर पाकिस्तान में प्राप्त हुई थी, यानी हम कह सकते हैं वर्तमान जगह कहाँ पे पड़ती है? पाकिस्तान में पेशावर नामक स्थान पर पड़ती है। और ये बकशाली पांडुलिपि इस स्थान से प्राप्त हुई थी, पेशावर पाकिस्तान से 1881 ईस्वी में। उस समय पेशावर भारत के अंतर्गत ही आता था। अगला क्वेश्चन है कि मुनित्रय कहा जाता है, यानी मुनित्रय, त्रिमुनि किसे कहा जाता है? यानी मुनित्रय में कौन कौन शामिल है? तो याद रखना मुनित्रय कहा जाता है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नाट्य परंपरा में सर्वप्रथम गर्भ नाटक यानी उपनाटक की शुरुआत किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सम्राट हर्ष के द्वारा भारत की नाटक परंपरा में सबसे पहले गर्भ नाटक यानी उपनाटक की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा की टीका लिखी गई। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की क्या लिखी गई थी? टीका लिखी गई थी, और उसका क्या नाम है? तो मिताक्षरा की जो टीका लिखी थी उस टीका का नाम था ऑप्शन नंबर बी यानी बाल क्रीड़ा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बाल क्रीड़ा मिताक्षरा की टीका का नाम है जो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई थी।
अगला क्वेश्चन है कि किस पुराण को समस्त भारतीय विद्याओं का विश्वकोश कहा गया है? तो समस्त भारतीय विद्याओं का विश्वकोश किस पुराण को कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अग्नि पुराण को भारत की समस्त विद्याओं का विश्वकोश कहा गया है। अग्नि पुराण को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ईरानी यात्री अपने लेखन में सर्वप्रथम भारत में पवन चक्की का उल्लेख करता है? तो ईरान का यात्री है ये, और ये अपने लेखन में सबसे पहले भारत में पवन चक्कियों का उल्लेख करता है। तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए अल इस्तकरी, यानी अल इस्तकरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अल इस्तकरी के बारे में एक बात याद रखना है कि ये 951 में क्या आया था, भारत में आया था, और ये ईरान के अस्तकर शहर का रहने वाला था। इस कारण इसको अल इस्तकरी के नाम से जाना गया, और 951 ईस्वी में ये भारत आया था, और ये भारत में सबसे पहले पवन चक्कियों का उल्लेख करने वाला व्यक्ति यही है। अगला क्वेश्चन है कि अल मसूदी ने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को क्या कहकर उल्लेखित किया गया है? तो देखिए, अल मसूदी राष्ट्रकूट शासकों के शासनकाल में भारत आया था, और इसने राष्ट्रकूट वंश के शासक थे इंद्र तृतीय। तो इंद्र तृतीय को क्या कहकर उल्लेखित किया है? तो इसने राष्ट्रकूट शासकों को बऊर कहा था। क्या कहा था? बऊर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अरब यात्री सुलेमान भारत के किन शासकों को रुहुमा कहता है? देखिए, अरब यात्री सुलेमान भारत के पाल शासकों को रुहुमा कहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पालों को अरब यात्री सुलेमान ने क्या कहा है? रुहुमा कहा है। अगला क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग भारत के किस राज्य में सबसे पहले पहुंचा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कपिसा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कपिसा वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है। ये स्थान कहाँ पे पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कन्नौज के राजा यशोवर्मन के द्वारा बंगाल को पहले गौड़ के नाम से जाना जाता था, ये बात भी आपको याद रखनी है। यानी बंगाल के शासक का वध कर बंगाल विजय करने का वर्णन किस ग्रंथ में है? देख, कन्नौज के एक राजा हैं यशोवर्मन, ठीक है, इनके द्वारा बंगाल के शासक का क्या कर दिया जाता है? वध कर दिया जाता है, और बंगाल को जीत लिया जाता है। तो इस विजय का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इस पुस्तक का नाम है गौड़वहो, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। गौड़वहो नामक पुस्तक में कन्नौज के शासक यशोवर्मन का यशोगान मिलता है, और इस पुस्तक के लेखक हैं बागपति। कौन है? बागपति नामक विद्वान ने ये पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा के किस नाटक में पहली बार राज परिवार के स्थान पर मध्यम वर्ग के लोगों को पात्र बनाया गया, और तथा इस नाटक में शूद्र एवं महिलाएं संस्कृत के स्थान पर क्या बोलते हैं? प्राकृत भाषा बोलते हैं। ये क्वेश्चन ही पूछा गया है कि किस ग्रंथ में शूद्र एवं महिलाएं प्राकृतिक भाषा बोलते हैं या कौन सी भाषा बोलते हैं, ऐसे भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मृच्छकटिकम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये मृच्छकटिकम संस्कृत भाषा का एक नाटक है, और पहली बार इस नाटक में किसी भी राज परिवार के व्यक्ति को शामिल ना करके मध्यम वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है, और इसमें जो महिलाएं थीं और शूद्र व्यक्ति के लोगों को भी शामिल किया गया है, और वो संस्कृत के स्थान पर कौन सी भाषा बोलते हैं? प्राकृत भाषा बोलते हैं। और मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं उनका नाम शूद्रक है, और मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी, ठीक है। इसके अलावा इस ग्रंथ में दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका, एक वेश्या है गणिका है, चारुदत्त और गणिका है बसंत सेना। कौन है? बसंत सेना है, और बसंत सेना और चारुदत्त के प्रेम का वर्णन मिलता है इसमें। इसके अलावा समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी उल्लेख इसमें मिलता है। उस समय समाज में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उस भ्रष्टाचार का उल्लेख भी इस ग्रंथ में मिलता है। तो चारुदत्त, दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका बसंत सेना के प्रेम के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है शूद्रक के द्वारा, जिसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाक्त धर्म, यानी कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित ग्रंथ है। एक बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस एग्जाम्स में जैन धर्म को सही आंसर माना गया था, लेकिन बाद में रिट लगाई गई, याचिका लगाई गई, और बाद में शाक्त धर्म को इस क्वेश्चन का सही आंसर माना गया था। अगला क्वेश्चन है कि जैन साहित्यों में पुराणों को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चरित।
तो जैन साहित्यों में पुराणों को चरित कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ललित विस्तार को आधार बनाकर किसने लाइट ऑफ एशिया नामक ग्रंथ लिखा, जिसका अर्थ होता है एशिया का प्रकाश पुंज। तो देखिए, ललित विस्तार को आधार बनाकर लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक को लिखने वाले विद्वान हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया नामक ग्रंथ को लिखा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अश्वघोष के किस ग्रंथ को बौद्धों का रामायण तथा अश्वघोष का कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध चरित नामक ग्रंथ को। इसके अलावा अश्वघोष ने सारीपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथ भी लिखा था। सारीपुत्र प्रकरण, ये पुस्तक भी एग्जाम्स में खूब पूछी जाती है कि सारीपुत्र प्रकरण के लेखक कौन हैं, तो अश्वघोष हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसके अलावा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुराण में सबसे पहले लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। तो लिंग पूजा का सबसे पहले उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में, और मत्स्य पुराण भारत का सबसे प्राचीन पुराण है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है, मत्स्य पुराण को माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की जानकारी मिलती है और सबसे पहले लिंग पूजा का इसमें उल्लेख मिलता है। ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो के टॉप इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस। 50 की 50 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम्स में आने लायक हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और इस प्रकार की आप एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट के रूप में क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके मेरिट में नंबर ज़्यादा आएंगे, यानी मेरिट में आपकी रैंक अच्छी आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो कमेंट में अपनी फीडबैक अवश्य दीजिएगा तथा साथ साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको इस वीडियो चैनल पर मिलते रहेंगे और आगे हमने डाल रखे हैं, आप पिछली वीडियोज़ में और देख सकते हैं और आगामी हम नई वीडियोज़ और भी डालेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।